Hello my dear friends, I am Professor Vayam Khan and this is the part 6 of unit number 3 heat treatment of steels of subject materials and metallurgy. In today's video we are going to study the temper brittleness, what are the temper colorings and Haas tempering and Mark tempering heat treatment process. In previous video we have studied about the hardening process, the effects of hardening, what are the various defects of hardening and the sub-zero and tempering process. Okay, sub-zero treatment is used to eliminate retained austenite and tempering process is used to eliminate the excessive brittleness that is produced during the hardening process. So let us continue with that, and today we will study about the temper brittleness, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रिटलमेंट. इसको हम टेम्पर ब्रिटलनेस या एम्ब्रिटलमेंट भी बोलते हैं. ओके, सो जनरली अलॉय स्टील्स विच कंटेन्स निकेल, मैग्नीज एंड क्रोमियम, when they are cooled slowly from temperature about 200 to 400 degree centigrade, they become brittle in impact. क्या होता है जब हम अलॉय स्टील का हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं या जिसके ऊपर टेम्परिंग करते हैं, तब 200 से 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज पे अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, और तब उसको अगर हमने स्लोली कूल किया रूम टेम्परेचर तक. ओके, सो इफ दे आर कूल्ड अप टू 200 to 400 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो स्टील्स है, ये जो अलॉय स्टील्स है, ये क्या हो जाते हैं, इम्पैक्ट इनके ऊपर अगर होता है कोई, या इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट अगर गिरता है, तो इसकी वजह से वो क्या होते हैं, ब्रिटल बन जाते हैं, और जिसकी वजह से उनके अंदर फेलियर आता है. ओके, सो दिस इज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेशंस ऑफ फिल्म ऑन पार्टिकल्स ऑफ कार्बाइड्स एट ग्रेन बाउंड्रीज. ये क्यों होता है? अगर जो ग्रेन बाउंड्रीज है पार्टिकल्स की, जो भी पार्टिकल्स है, इनकी ग्रेन बाउंड्रीज रहती है, इन ग्रेन बाउंड्रीज पे अगर फिल्म्स फॉर्म हो जाए, मतलब प्रेसिपिटेट्स अगर फॉर्म हो जाए, जैसे कि अगर ये ग्रेन है, ओके, इस ग्रेन के आजू बाजू में अगर प्रेसिपिटेट्स अगर फॉर्म हो जाते हैं, फिल्म अगर फॉर्म होती है, ओके, सो ये फिल्म क्या करती है, ये फिल्म की वजह से उनके अंदर ब्रिटलनेस प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द इम्पैक्ट. ओके, अब ये क्यों होता है? ये टेम्परिंग प्रोसेस के दौरान का एक डिफेक्ट है, टेम्पर ब्रिटलनेस. ओके, अब जो कार्बाइड की ग्रेन बाउंड्रीज है, इनके ऊपर अगर फिल्म फॉर्म होती है, सो वो ब्रिटल बन जाते हैं, एंड ड्यू टू दिस टेम्पर ब्रिटलनेस जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो भी डक्टिलिटी है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती, इट इज़ नॉट सीरियसली अफेक्टेड, बट देर इज रिडक्शन इन इम्पैक्ट वैल्यू एंड इंटरक्रिस्टलाइन फ्रैक्चर ऑकर्स. मतलब इसके डक्टिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर तो कोई फर्क नहीं गिरता, पर इस टेम्पर ब्रिटलनेस डिफेक्ट की वजह से, इस टेम्पर ब्रिटलनेस फेनामिनॉन की वजह से क्या होता है कि जो आपके इंटरक्रिस्टलाइन फ्रैक्चर है वो प्रोड्यूस होते हैं. मतलब ये ग्रेन है, इसकी ग्रेन, इस ग्रेन की बाजू में दूसरा ग्रेन अगर है, इसके बाजू में तीसरा ग्रेन अगर है, इसके बाजू में अगर चौथा ग्रेन है, ओके, और इसके ऊपर प्रेसिपिटेट्स अगर है, तो ये एक दूसरे से जब कनेक्ट होते हैं और जब इनके ऊपर इम्पैक्ट आता है, तब इनके अंदर क्या होता है कि फ्रैक्चर्स, इंटरक्रिस्टलाइन फ्रैक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं, और उसकी इम्पैक्ट वैल्यू भी जो है तो वो बहुत रिड्यूस हो जाती है. अब ये कंपनसेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कंपोनेंट्स जो है उनको हम वाटर क्वेंच्ड अगर करें, तो ये इशू जो है ये क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है. सो टेम्पर ब्रिटलनेस अगर हमको ये करना है, रिमूव करना है, अगर ये जो ब्रिटलनेस प्रोड्यूस होने वाली है इम्पैक्ट की वजह से, ये अगर हमको एलिमिनेट करना है, सो वी कैन quench the work pieces in water and it can eliminate this defect. इसके अलावा और इसको कंपनसेट करने के लिए हम 0.5% मॉलिबेडिनम जो है वो स्टील के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. मतलब जो आप कास्टिंग कर रहे हैं इस अलॉय स्टील का, तो तब आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर 0.5% मॉलिबेडिनम ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो डक्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है, उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है, और इम्पैक्ट वैल्यू भी मेंटेन रहता है. ओके, सो दिस कैन ऑल्सो एलिमिनेट दिस टेम्पर ब्रिटलनेस. So this is one of the defects of tempering process. Then there is your tempering colors. Okay, अभी tempering colors क्या है? This is very important for a metallurgist. अगर कोई metallurgist है
कोई मेटलर्जी में काम कर रहा है, कोई हीट ट्रीटमेंट में काम कर रहा है, सो उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस कलर्स की वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मटेरियल्स में या जो भी स्टील्स है उसके अंदर कौन से टेम्परेचर रेंज पे वो स्टील अभी प्रेजेंट है, या उसके अंदर कितना टेम्परेचर है, कितनी हीट है, ये आप इन कलर्स के ऊपर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इन टेम्परिंग देयर इज नीड टू कंट्रोल एक्यूरेट टेम्परेचर। जो टेम्परिंग प्रोसेस है देखो, सो इस टेम्परिंग प्रोसेस में जो टेम्परेचर्स है दे नीड टू बी कंट्रोल्ड वेरी एक्यूरेटली। जैसे लो टेम्परेचर के लिए 100 से 200 है, ओके, मीडियम के लिए 200 से हमारा यस 200 से 500 डिग्री सेल्सियस है, ओके। देन फॉर हाई टेम्परेचर इट इज़ अराउंड 500 टू 700, ओके। सो ये जो टेम्परेचर रेंज है ये एक्यूरेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द रेस्पेक्टिव माइक्रोस्ट्रक्चर इनटू द रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। मतलब जो माइक्रोस्ट्रक्चर है इसको चेंज करने के लिए ही टेम्परेचर रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो एज द टेम्परेचर रेंज वेरीज इट गिव्स वाइड रेंज ऑफ चेंज इन प्रॉपर्टीज। और ये जैसे जैसे वैरी होता है टेम्परेचर वैसे वैसे प्रॉपर्टीज में हमको चेंज देखने मिलते हैं। जैसे कि अगर लो टेम्परेचर पे टेम्परिंग की जाए, मतलब लो टेम्परेचर टेम्परिंग अगर है, सो ये मटेरियल ज़्यादा हार्ड रहता है एज कम्पेयर विद दी हाई टेम्परेचर टेम्परिंग। हाई टेम्परेचर वाले से ज़्यादा हार्ड रहता है, ओके। बट वही जो हाई टेम्परेचर वाला है वही ज़्यादा डक्टाइल रहता है, वो ज़्यादा टफ रहता है एज कम्पेयर विद द लो टेम्परेचर। सो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर रेंज देयर इज changes in the properties, okay. As the steel is heated, the oxide film begins to form on the surface of the component. Initially जो ऑक्साइड फिल्म्स है, जैसे आप हीट करते हो उसके ऊपर आपको थोड़ी सी लेयर्स नज़र आएंगी। लेयर्स मतलब जैसे आप फिल्म लगाते हो किसी चीज़ के ऊपर या किसी के ऊपर आप पेंट करते हो तो पेंट की जैसे पपड़ी निकलती है कई दिनों के बाद में, सो वैसे ही इसका हमको फिल्म्स यहाँ पर नज़र आती है सरफेस के ऊपर जैसे ही आप स्टील को हीट करते हो। सो इनिशियली पेल येलो कलर की रहती है। पेल येलो मतलब फीका येलो कलर जिसको बोलते हैं। जैसे आप ये आप कलर देख रहे हो यहाँ पर जो बॉक्स को दिया है मैंने, सो इट इज सिमिलर टू योर पेल येलो कलर एंड इट ग्रेजुअली थिकन एंड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ये जो कलर है स्टील का वो डार्क ब्लू हमको नज़र आता है। सो दिस इज हाउ टेम्परिंग कलर्स वेरी। और इसके अंदर हमको टेम्परिंग कलर्स फॉर प्लेन कार्बन स्टील या टूल स्टील जो बोलते हैं आप, प्लेन कार्बन टूल स्टील्स के लिए, सॉरी स्टील्स के टूल के लिए जो हमको कलर देखने मिलते हैं वो कुछ इस तरीके से है। सो जो लाइन आपको जिस कलर की दिख रही है वो कलर उस तरीके से आपको उसके नज़दीक आपको टेम्परिंग के अंदर नज़र आएगा। जैसे देखो ये टेम्परेचर्स क्या बताता है, ये कलर्स क्या बताते हैं कि जो हमारा कंपोनेंट है इस कंपोनेंट का टेम्परेचर क्या है। अगर मुझे पेल येलो नज़र दिख रहा है तो मैं बताऊंगा कि ये टेम्परेचर रेंज क्या है, 220 से 225 डिग्री सेल्सियस। सो आई कैन प्रेडिक्ट द टेम्परेचर बेस्ड ऑन द कलर इन दी कंपोनेंट इन दी स्टील। स्टील के अंदर जो कलर दिखेगा टेम्परिंग के दौरान, हीट ट्रीटमेंट के दौरान, तब मैं बता सकता हूँ कि ये टेम्परेचर इतना है। और उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि उस टेम्परिंग प्रोसेस को स्टॉप करते हैं। जैसे कि अगर मुझे लो टेम्परेचर टेम्परिंग करना है, बराबर है, सो लो टेम्परेचर के लिए मेरी रेंज क्या है 100 से 200 डिग्री सेल्सियस। तो पेल येलो कलर अगर मेरे पास में अचीव हो गया, यस, तो पेल येलो आने पर मैं क्या कर दूंगा, उस प्रोसेस को स्टॉप कर दूंगा, ओके। उसी तरीके से मीडियम टेम्परेचर के लिए 200 से ऊपर है, 300 से ऊपर है, लाइक दिस। सो आई कैन आइडेंटिफाई द टेम्परेचर बेस्ड ऑन दी कलर्स ऑफ दी कंपोनेंट्स, ओके। सो पहला कलर है 220 डिग्री सेल्सियस, दैट इज पेल येलो। ये जनरली हम कंपोनेंट जो यूज़ करते हैं इसके लिए स्क्रैपर्स है, हैक्सॉज है, टर्निंग एंड पार्टिंग टूल्स है, उसमें ये कलर हमको नज़र आता है। देन 230 डिग्री सेल्सियस है, सो स्ट्रॉ कलर जिसको बोलते हैं, स्ट्रॉ या मतलब जो सूखी घास रहती है, सो इसको बोलते हैं हम स्ट्रॉ कलर। सो सूखी घास जिस कलर की नज़र आती है उस कलर, उस टाइप का कलर हमको यहाँ पर स्क्रूइंग डाइज, हैमर फेसेस, स्लॉट्स में नज़र आता है। देन 240 डिग्री सेल्सियस जो डार्क स्ट्रॉ रहते हैं, बहुत पुराने स्ट्रॉ हो चुके रहते हैं, थोड़े से ब्राउनिश हो जाते हैं, ग्रीन ब्राउनिश होते हैं, तो इस तरीके से
कलर हमको देखने मिलता है शेयर ब्लेड्स में, मिलिंग कटर में, ड्रिल्स में, पोरिंग टूल्स में, रिमर्स में। देन 250 डिग्री सेल्सियस अगर है तो लाइट ब्राउन कलर दिखेगा। पेन नाइफ ब्लेड्स रहती है, टैप्स रहते हैं, डाइज रहते हैं, उनमें ये यूज़ होता है कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के लिए यूज़ होता है ये स्टील। फिर 260 डिग्री पे पर्पलिश ब्राउन दिखता है। प्लेन ब्लेड्स रहती है, स्टोन कटिंग टूल्स रहते हैं, पंचेस रहते हैं, रिमर्स रहते हैं, ट्विस्ट ड्रिल्स रहते हैं, उनके लिए ये कलर दिखता है। 270 डिग्री सेल्सियस पे पर्पल कलर हमको नज़र आता है। एक्सेस होंगे, फिर गिमलेट्स होंगे, सर्जिकल टूल्स है, प्रेस टूल्स है, उनके लिए। फिर डीपर ब्लू दिखता है 280 डिग्री सेल्सियस पे, ज़्यादा गहरा ब्लू कलर, पर्पल कलर दिखता है। तो ये हमारे कोल्ड चिजल्स रहती है, चिजल्स फॉर वुड रहती है, प्लेन कटर्स रहते हैं वुड के, उनमें ये दिखता है। फिर 290 डिग्री सेल्सियस पे ब्राइट ब्लू दिखता है कलर, कोल्ड चिजल्स, स्क्रू ड्राइवर्स जिससे बनते हैं। और 300 डिग्री सेल्सियस पर डार्क ब्लू जो वुड सॉस एंड स्प्रिंग्स में हमको नज़र आता है। सो ये अलग अलग टेम्परिंग कलर्स हैं जो हमको देखने मिलते हैं अलग अलग टूल्स पे, अलग अलग टेम्परेचर्स पे। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑस टेम्परिंग प्रोसेस। सो बिफोर ऑस टेम्परिंग एक छोटा सा इफेक्ट हमको देखना है जिसको हम बोलते हैं मास इफेक्ट ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ये मास इफेक्ट ऑफ हीट ट्रीटमेंट क्या रहता है ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। मैं जस्ट स्लोली स्लाइटली थोड़ा सा एक कम समय में इसको रिवाइज कर रहा हूँ। मास इफेक्ट क्या रहता है कि जब आप कंपोनेंट पे कोई हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट करते हैं तब आप क्या करते हैं, उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, जैसे 727 डिग्री के ऊपर, और उसको क्या करते हैं आप बाद में क्वेंच करते हैं। किस में क्वेंच करते हैं? ऑयल या वाटर में। जब आप ऑयल या वाटर में इसको क्वेंचिंग करते हैं तो सबसे पहले इस ऑयल या वाटर, ये जो मीडियम है, इस मीडियम के कांटेक्ट में आने वाली चीज़ क्या रहती है? कंपोनेंट का सरफेस रहता है। इसके लिए सरफेस क्या होता है? जल्दी कूल हो जाता है। अब जैसे ही सरफेस कूल हो रहा है तो सरफेस क्या करता है? उसकी हीट मीडियम को देता है, मतलब वाटर को देता है। तो वाटर का टेम्परेचर क्या होता है? राइज होता है। इसलिए हमारा जो वाटर टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो कूलिंग रेट है वो क्या होता है? थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। जैसे अगर मैंने 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर रखा होगा और उसके अंदर जब मैं कंपोनेंट डालूंगा तो इसका बट ऑब्वियस टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बट ऑब्वियस कूलिंग रेट जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वो क्या होता जाएगा? कूलिंग रेट कम होता जाएगा। ओके, अब जिसकी वजह से क्या होता है कि कूलिंग जो है वो कोर तक पहुंचने में समय लगता है, मतलब कोर को ठंडा होने में समय लगता है। अगर ये कंपोनेंट है, ओके, ये अगर एक सर्कुलर कंपोनेंट है, सो इस सर्कुलर कंपोनेंट में हमको, ये अगर कंपोनेंट है तो इसमें ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या होगा? जल्दी कूल होगा क्योंकि ये मीडियम के कांटेक्ट में है। वही ये जो बीच का जो कोर है, ये बीच का जो पोर्शन है, ये कूल होने के लिए समय लगेगा क्योंकि यहाँ तक कूलिंग पहुँचने में टाइम लग रहा है। ओके, इसी इफेक्ट को बोलते हैं मास इफेक्ट ऑफ हीट ट्रीटमेंट। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? मास इफेक्ट ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ओके, सो इसलिए ये जो कोर है इसका कूलिंग रेट अलग है, तो कई बार कोर में हमको अलग माइक्रो स्ट्रक्चर देखने मिलता है एज कम्पेयर विद द सरफेस। कई बार ये रिक्वायर्ड है ये चीज़ होना कि सरफेस ज़्यादा हार्ड हो, कोर सॉफ्ट हो, और कई बार ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इस कंपोनेंट में चेंजेस कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट ऑस टेम्परिंग। ऑस टेम्परिंग नाम आता है ऑस्टेनाइट से, मतलब ऑस्टेनाइट का क्या करना है? टेम्परिंग करना है। सो ये ऑस्टेनाइट या ऑस टेम्परिंग प्रोसेस कैसी की जाती है? तो ये 2 स्टेज हीट ट्रीटमेंट टाइप है, 2 स्टेजेस में होता है ये हीट ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं? कंपोनेंट को जनरली 727 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करते हैं, वहाँ पर होल्ड किया जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। जैसे हमारा टाइम पीरियड 25 mm थिकनेस के लिए 1 घंटा है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इसको होल्ड किया जाता है कुछ समय के लिए। और जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को हम क्या करते हैं? रैपिडली कूल करते हैं। रैपिडली कूल करना मतलब क्या? लेस देन CCR में क्या करते हैं? हम उसको कूल करते हैं। मतलब ये अगर CCR इस तरीके से जा रहा है, क्रिटिकल कूलिंग रेट, तो उससे कम कूलिंग रेट पे, मतलब उससे और फास्टर कूलिंग रेट पे हम क्या करते हैं? कंपोनेंट को कूल करते हैं। कहाँ तक कूल करते हैं? इन बिटवीन द नोज। ये जो नोज है, ये जो नोज है IT कर्व का, और ये मार्टेनसाइट स्टार्ट टेम्परेचर जो है, इस टेम्परेचर रेंज के बीच में तक हम क्या करते हैं? उसको कूल करते हैं। सो कंपोनेंट्स आर कूल्ड रैपिडली बिलो द नोज एंड अबोव द मार्टेनसाइट स्टार्ट टेम्परेचर। ओके, जैसे ये बीच में तक। ओके,
अब यहाँ पर कूल करने पर हम क्या करते हैं, वो कूलिंग रोकते हैं मतलब क्या करते हैं, उस कंपोनेंट को एक सॉल्ट बाथ में रखा जाता है। ओके, ये सॉल्ट बाथ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है। सो ये जो टेम्परेचर रहेगा, इस टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, कंपोनेंट को लाएंगे और सॉल्ट बाथ के अंदर रख देंगे। ओके, अब जिस वजह से क्या होता है कि ये जो सॉल्ट बाथ है इस टेम्परेचर रेंज पे रखा हुआ, इसमें जब हम कंपोनेंट डालते हैं, सो दिस इज द टेम्परेचर रेंज इन विच द बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स, जिसमें बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हैपन होता है। मतलब यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इट विल बी आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। तो यहाँ पर मेरा बेनाइट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर बेनाइट का फॉर्मेशन खत्म हो जाएगा। ओके, सो ये सॉल्ट बाथ में क्या होता है, हमारा माइक्रोस्ट्रक्चर ऑस्टेनाइट से कन्वर्ट होता है बेनाइट के अंदर। ओके, अब ये बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन इस सॉल्ट बाथ में हो रहा है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हो रहा है, इसके लिए हम इसको आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं। ओके, सो ये सॉल्ट बाथ से बाद में कंपोनेंट्स निकाले जाते हैं और उनको एयर या फिर ऑयल कूल किया जाता है। उसको हम कैसा कूल करते हैं, एयर में या फिर ऑयल में कूल करते हैं, जिसकी वजह से ये जो बेनाइट है ये हार्ड हो जाता है या फिर जो आपका कंपोनेंट है वो सॉलिड बन जाता है। ओके, अब ये जो बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन है ये आइसोथर्मल में ही आप ऑब्टेन कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन इन कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो देयरफॉर अगर हम ऑस टेम्परिंग कर रहे हैं, इट इज काइंड ऑफ आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोसेस कैसी है तो मैंने आपको अभी बताया है, हीटिंग कंपोनेंट्स अप टू ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर 727 तक, फिर इसको रैपिडली कूल करो 200 से 400 डिग्री सेल्सियस तक। ये 200 से 400 डिग्री सेल्सियस के रेंज तक उसको कूल करना है। ओके, आइदर हमारा मीडियम ऑयल रहेगा या फिर एयर रहेगा। ओके, फिर उसके बाद में ये जो कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, सॉल्ट बाथ में रखते हैं फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों के लिए, और उसको वापस से एयर कूल किया जाता है। अब इसकी वजह से जो भी ऑस्टेनाइट है, गामा ऑस्टेनाइट, इसका कन्वर्जन हो जाता है बेनाइट में। एंड दिस इज द प्रोसेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 100% ट्रांसफॉर्मेशन। ये 100% हीट ट्रीटमेंट इसको बोला जाता है। ये एक स्पेसिफिक वर्ड मैं आपके लिए यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको बोलते हैं 100% हीट ट्रीटमेंट ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इसके अंदर जो भी गामा ऑस्टेनाइट है वो 100% कन्वर्ट होता है बेनाइट में। इसमें कोई भी गामा ऑस्टेनाइट या रिटेन ऑस्टेनाइट के चांसेस नहीं है। ओके ओके, सो ये बेनाइट जो है, इसका जो हार्डनेस है, इट इज क्वाइट सिमिलर विद द मार्टेनसाइट। इसकी हार्डनेस तकरीबन मार्टेनसाइट जैसी है, थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, बट इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मार्टेनसाइट। बट ये जो हीट ट्रीटमेंट है, ये हीट ट्रीटमेंट में जो बेनाइट बनता है, ओके, ये जो बेनाइट बन रहा है ना गामा ऑस्टेनाइट से, ओके, इट इज सिमिलर टू योर मार्टेनसाइट। उसकी जो हार्डनेस है वो मार्टेनसाइट की जितनी ही है, बट कम जब हम मार्टेनसाइट बनाते हैं या जो हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं, तब हार्डनिंग प्रोसेस में हम कैसा करते हैं, कंपोनेंट को हीट किया जाता है, होल्ड किया जाता है, रैपिडली कूल करते हैं। रैपिड कूलिंग के बाद में आपको क्या करना है, फिर से सब जीरो ट्रीटमेंट करना है। सब जीरो ट्रीटमेंट के बाद में आपको वापस से टेम्परिंग प्रोसेस करना है। तो ये सब जीरो और टेम्परिंग प्रोसेस करने के बाद में जो हार्डनेस हमको मार्टेनसाइट में मिलती है, वही हार्डनेस हम डायरेक्टली अचीव कर सकते हैं इस बेनाइट से। ओके, आए ध्यान में। सो इट इज नॉट the hardness of this benite is not exactly equal to the martensite which is obtained immediately after hardening, but the martensite which is obtained after the sub-zero treatment and the tempering process. So it is quite similar to the your martensite. Okay, इसलिए ये थोड़ी सी इफेक्टिव रहती है। सो इट हैज़ हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, कंपोनेंट में हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जनरेट होती है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी रहती है, इट गिव्स सेम हार्डनेस एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, और चांसेस ऑफ क्रैकिंग क्या हो जाते हैं यहाँ पर बहुत कम हो जाते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस कुछ है, जैसे कि टाइम पीरियड बहुत लगता है, उसकी कंपोनेंट की थिकनेस हम 20 mm तक ही ले सकते हैं, मतलब 2 सेंटीमीटर के ऊपर के थिकनेस वाले कंपोनेंट्स पे हम ऑस टेम्परिंग नहीं कर सकते। कूलिंग रेट जो है वो फास्ट होना चाहिए, CCR से फास्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन ना हो और आप
बेनाइट फॉर्म कर सके, उसके बाद में पर्लाइट ट्रांसफॉर्मेशन न हो और आप बेनाइट फॉर्म कर सके। फिर होल्डिंग टाइम ज़्यादा है क्योंकि पहले भी होल्ड करना है, सॉल्ट बाद में भी होल्ड करना है, सो होल्डिंग टाइम इज मोर। और वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे आप टेम्परिंग में 3 अलग अलग टेम्परिंग कर सकते हैं, 100 डिग्री वाली, 500 डिग्री वाली, 200 डिग्री वाली और 500 डिग्री वाली। सो ये अलग अलग जो रेंज है टेम्परिंग में, आप जो अलग अलग टेम्परिंग टेम्परेचर की मदद से जो प्रॉपर्टी अचीव कर सकते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज, वो इसके अंदर आप अचीव नहीं कर सकते। इसके अंदर आपको सिर्फ बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा जो कि हार्ड रहेगा। सो आपकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ वगैरह आप हार्ड रख सकते हैं, बट उसको अगर आपको सॉफ्ट करना है तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ओके, देन अगेन देयर इज मार टेम्परिंग। सो इसमें मार्टेनसाइट टेम्परिंग हो रहा है, इसके लिए इसको बोलते हैं मार टेम्परिंग। ओके, सो मार टेम्परिंग कैसा है? इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू हॉट टेम्परिंग, बट ये जो प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट को हीट करते हैं अब ऑस्टर्नेट टेम्परेचर, देन इसको कूल किया जाता है एक नोज टेम्परेचर और हमारे मार्टेनसाइट टेम्परेचर के बीच तक। ओके, इसी टेम्परेचर रेंज में सॉल्ट बाथ में हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को रखते हैं। ओके, एंड देन अगेन उनको एयर या फिर ऑयल कूल किया जाता है, इनको एयर या फिर ऑयल कूल किया जाता है। अब इसके अंदर इशू ऐसा है कि ये जो प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस इसी साइड में कंप्लीट हो रही है, आया ध्यान में आपके, इसी साइड में वो कंप्लीट हो रही है, मतलब ऑस्टेनेटिक रीजन जो है उसमें ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। ओके, सो इसमें जो हमारा कंपोनेंट फॉर्म होता है, इट इज़ नॉट बेनाइट। देखो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर हम बेनाइट रेंज, बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कर रहे हैं, हम एंटर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर स्टार्ट होगा यहाँ पर फिनिश होगा। इसके अंदर वैसा नहीं है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर रेंज पर ही उसको कूल कर रहे हैं, देन उसको उसी टेम्परेचर रेंज में होल्ड कर रहे हैं, उसी रीजन में होल्ड कर रहे हैं, एंड देन अगेन दे आर कूल्ड विथ एयर और ऑयल, बट दे आर कूल्ड अगेन लेस देन CCR, मतलब CCR से फास्टर कूलिंग उसका किया है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मार्टेनसाइट स्टार्ट है वो होगा और मार्टेनसाइट फिनिश है वो होगा, मतलब इसके अंदर जो गैमा ऑस्टेनाइट है वो कन्वर्ट हो जाएगा मार्टेनसाइट। ओके, सो अगेन मार्टेनसाइट बन रहा है तो इसको फिर से टेम्परिंग प्रोसेस की ज़रूरत है, इसके लिए इसको टेम्परिंग प्रोसेस भी करनी पड़ती है, इसके लिए इसको बोलते हैं मार टेम्परिंग। ओके, अब ये मार टेम्परिंग इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच इंटरप्टेड क्वेंचिंग इज परफॉर्म। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटरप्टेड क्वेंचिंग करते हैं, जैसे हम हार्डनिंग में क्वेंचिंग करते हैं। हार्डनिंग में क्वेंच कैसा किया जाता है, लाइक दिस। ओके, इस तरीके से वो क्वेंचिंग रहता है, फास्टर कूलिंग होता है, बराबर है। इसके अंदर वैसा नहीं, इसके अंदर इंटरप्टेड है। इंटरप्टेड मतलब पहले कुछ रीजन तक कूल करेंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर से कूल करेंगे। इसके वजह से क्या होता है कि जो क्रैकिंग है, जो फास्ट कंटिन्यूस कूलिंग में प्रोड्यूस होती है, वो क्रैकिंग इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होती। वेर एज जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमको माइक्रोस्ट्रक्चर फाइनली मिलता है, वो फिर से मार्टेनसाइट ही मिलता है, बट इसके अंदर हमको क्रैकिंग, जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी है वो अच्छी मिलती है, क्रैकिंग नहीं दिखती, एंड कंपोनेंट्स आर बेटर एज कंपेयर्ड विथ द हार्डनिंग। ओके, सो आफ्टर हीटिंग कंपोनेंट्स दे आर क्वेंच्ड up to a specific temperature range, then they are again held in a salt bath until it reaches temperature of the bath। जैसे वो टेम्परेचर पे रीच हो जाएंगे कंपोनेंट बाथ के, फिर से क्या करते हैं, इसको हम एयर या फिर ऑयल कूल करते हैं, जिसके वजह से ऑस्टेनाइट कन्वर्ट होता है मार्टेनसाइट। ओके, सो दिस इज हाउ योर प्रोसेस हैपन्स। व्हाट आर द एडवांटेजेस? डिस्टॉर्शन कम देखने मिलता है, इसके लिए डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी है, क्वेंचिंग नहीं होता है, क्रैकिंग नहीं होता है। ओके, और वॉल्यूम जो है वो कम चेंज होता है। ओके, तो रैपेज वगैरह आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलता। देन डिसएडवांटेज क्या है, फिर से टेम्परिंग करना ज़रूरी है। ओके, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और कूलिंग रेट मस्ट बी हायर, फास्टर कूलिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो एप्लीकेशन है लो अलॉय स्टील कंपोनेंट्स के लिए ये प्रोसेस की जाती है, हाई कार्बन स्टील कंपोनेंट्स के लिए की जाती है। ऑस टेम्परिंग के क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, वो हमने देखे। ओके, सो ऑस टेम्परिंग की भी एप्लीकेशन कुछ इसी तरीके से है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टेम्परिंग कलर्स, टेम्परिंग ब्रिटलनेस, ऑस टेम्परिंग, मार टेम्परिंग। इन नेक्स्ट वीडियो विल बी